तो एक बार याद करके देखो, शैंग-ची के वो पोस्ट क्रेडिट सीन में उन चूड़ियों का पीछे छूट जाना और उनके ओरिजिन को ट्रेस करना, लेकिन फिर भी उसका जवाब ना मिलना, या फिर फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पोस्ट क्रेडिट सीन में शैरन कार्टर का गद्दार साबित होना और उसके बाद उसके कई सारे मास्टर प्लान्स को बनाना, लेकिन फिर उसके बाद उसका भी जवाब ना मिलना, या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में वेनम के उस टुकड़े का पीछे छूट उसको छोड़ देते, वो सोने पे बात नहीं होगी। लेकिन कुल मिला के मेरा पॉइंट ये है कि एक बार याद करके देखो मार्वल के वो दिन जहां पर हमको पोस्ट क्रेडिट सीन्स के जवाब 1 या 2 सालों में मिल जाया करते थे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जहां पर मूवी को रिलीज हुए 3-3 साल निकल जाते हैं, लेकिन उनके पोस्ट क्रेडिट सीन्स पर कोई बात नहीं होती। इनफैक्ट उनके सीक्वल्स तक की कोई खबरें आनी बंद हो जाती हैं। तो फिर मुद्दे की बात यह है कि माय लॉर्ड, आखिरकार इन सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स का होगा क्या? मैं बताता हूं, क्योंकि भाई आया है और एक एक चीज का जवाब आपको देके जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ विद फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। और पहले भी बता दे रहा हूं कि इसके पहले भी कई सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स आए थे, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी हो चुका है उनको मार्वल ने मोस्टली कवर कर लिया है। तो फिर हम वहीं से शुरू करेंगे जिनके बारे में बात नहीं हुई है। सबसे पहले आता है फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जिसमें शैरन कार्टर को आखिरी में फोन पे बात करते हुए दिखाया जाता है और हमको पता लगता है कि वही पावर ब्रोकर है जो गद्दारी करती चली जा रही है और आगे प्रोबेबली और भी ज्यादा करेगी। लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? तो व्हाट आई थिंक फ्रॉम दिस इज कि शैरन पावर ब्रोकर है तो सही, लेकिन इसके साथ ही साथ यूएस गवर्नमेंट ने उसको अब और भी ज्यादा पावर की पोजीशन पे रख दिया है, और इसका मतलब यह है कि क्या वो सुधर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। What I think इसके पूरा का पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन हमको बहुत ही जल्दी रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, जहां पर शैरन कार्टर इस पावर को और भी ज्यादा अब्यूज करेगी यूएस गवर्नमेंट के टेक को ब्लैक मार्केट में बेचकर। नाउ पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये चीज बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो सकती है। कहां पे? जो सर्पेंट सोसाइटी इन लोगों ने इस मूवी में इंट्रोड्यूस करवाने की सोची थी। आई थॉट कि इनको जो भी वेपन्स और आर्मर सप्लाई किए जाएंगे वो और कोई नहीं बल्कि शैरन कार्टर सप्लाई कर सकती है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी ऑब्वियस चॉइस। और जब सैम विल्सन स्टार्टिंग में इनसे फेस ऑफ करेगा तो उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ओके, दाल में कुछ काला है, क्योंकि ये तो हमारे ही अपने वेपन्स है। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनको पूरी मूवी से बाहर कर दिया, शैरन कार्टर को नहीं, सर्पेंट सोसाइटी को मूवी से हटा दिया गया और मे बी इनको रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन फिर भी पावर ब्रोकर का प्लॉट बहुत ही बड़ी ओपन एंडिंग है और इसको ये लोग इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इसके साथ क्या हुआ था उसका जवाब हमें बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, कुछ ही महीनों की बात है। फिर इसके बाद आती है ब्लैक विडो, जहां पे ये लेना नताशा की कब्र पे खड़े होके 2 आंसू बहाने की कोशिश करी रहती है, लेकिन तभी वहां पे आ जाती है ये जो भी नाम था इसका लंबा चौड़ा, ये वैलेंटिना एलेग्रा डी फॉन्टेन। ये आती है, नाक साफ करती है और पूरे के पूरे इमोशनल सीन पे छोड़ देते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसके बाद इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। ये कैरेक्टर हमको दोबारा भी देखने को मिलती है। इस कैरेक्टर को हम लोग फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देख चुके हैं, जो कि यूएस एजेंट को रिक्रूट करती है, बट इसका कंप्लीट रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिला था इन दोनों ही सीन्स का। तो मुझे लगता है कि ये सेटअप किया जा रहा है थंडरबोल्ट्स के लिए फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इसका जवाब भी हमको 2025 में, जहां पर ये बंदी पूरी की पूरी टीम थंडरबोल्ट्स बनाएगी और इन दोनों ही कैरेक्टर्स को एक सुसाइड मिशन पे भेजेगी। और इन दोनों के साथ क्या होगा वो तो भगवान ही मालिक है, अपने वाले नहीं, एमसीयू के। फिर इसके बाद आता है शैंग-ची। नाउ दिस वन इज रियली एक्साइटिंग। याद करो वो पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पर हम लोग वोंग को देखते हैं, शैंग-ची को देखते हैं और वो लोग उसकी पूरी रिंग्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद हमको सरप्राइज मिलता है कि उसी रूम में ब्रूस बैनर भी है, कैप्टन मार्वल भी है, और वो सब लोग मिलकर ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये रिंग्स आखिरकार है किस ओरिजिन की। ना वो चितारी होती है, ना वो वाइब्रेनियम होती है, और उसके भी ऊपर से जब से शैंग-ची को पहनता है वो एक बीकन को ट्रांसमिट करना शुरू कर देती है, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि कहां पर। और इस पे मैं 1000 लाख करोड़ थ्योरीज बना चुका हूं कि पूरी तरह कैंग से कनेक्टेड है। मुझे पता है कि मेरा बहुत लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन सहना पड़ेगा, अभी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अभी भी मैं इस थ्योरी पे पूरी तरह से कायम रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्वल वाले कैंग को रिकास्ट करेंगे, क्योंकि इतने बड़े प्लॉट पॉइंट को वो इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाले। तो टू बी ऑनेस्ट पहले मुझे लगा था कि पूरा का पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन जाके कनेक्ट होगा एंटमैन क्वांटमेनिया से, क्योंकि हो सकता है कि जो बीकन ट्रांसमिट हो रहा है इसको सिग्नल मिल रहा हो क्वांटम रेल्म से हमारे पोलार्ड भैया के थ्रू। लेकिन क्या करें, मार्वल वालों ने मुझसे अपनी स्क्रिप्ट लेनी बंद कर दी है। तो अब ये पूरी तरह से वाइल्ड चीज हो सकती है, इटर्नल्स 2, मिस मार्वल, और ये इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। हालांकि इटर्नल्स 2 को लेकर इनके अभी फिलहाल कोई प्लान्स नहीं और शायद होंगे भी नहीं। लेकिन शैंग-ची का टाइटल बहुत सारी चीजों को कंफर्म कर देता है। डस्टिन डेनियल क्रेटिन इसके पार्ट 2 पे काम कर रहे हैं, जिसके नाम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए कहता हूं रोस्ट वर्स देख लिया करो, सब्सक्राइब नहीं किया बंद कर दिया।
तो इसके पार्ट 2 का नाम होगा रेकेज ऑफ टाइम, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कैंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर इसका टाइटल सत्यवचन निकलता है तो ये बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा कि चूड़ियां किससे कनेक्टेड होंगी और इनके पास क्या पावर्स होंगी, जो हमको सेकंड पार्ट में और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए दिखाई जाएंगी। फिर इसके बाद इस सीन में एक चीज और भी हमें देखने को मिली और वो था ब्रूस का टूटा हुआ हाथ, जिसको इन लोगों ने शी हल्क में रिजॉल्व कर दिया था कि वो कैसे हील हुआ है। सो या उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, शीएल के बारे में तो वैसे भी नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है इटर्नल्स, जिसके बारे में हर कोई चाह के भी नहीं भूल सकता, क्योंकि मार्वल की वो टीम है जिसको इन लोगों ने नेक्स्ट एवेंजर्स की तरह सेटअप करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये एवेंजर्स का भी नहीं बन पाए। बट इसके 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं एंड दे आर काइंड ऑफ सपोज टू बी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले में हम पिप द ट्रोल को देखते हैं, जो अपने साथ थैनोस के भाई एरोस को लेके आता है। और अब कांड ये हो चुका है कि इनकी पूरी टीम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, लेकिन एक टीम का पता लग नहीं पा रहा है क्योंकि उनको एरिशम द जज उठा के ले जा चुका है। और स्टार फॉक्स एरोस उनसे कहता है कि अगर तुम्हें इनको ढूंढना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एंड दैट इज वेयर द सीन एंड्स। और ऑफ कोर्स ये इटर्नल्स 2 में कनेक्ट होता अगर इटर्नल्स 2 को ये लोग प्लान कर रहे होते, लेकिन जितना हमको समझ में आया तो इटर्नल्स 2 फिलहाल के लिए स्क्रैप हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इटर्नल्स को आगे एमसीयू में कहीं नहीं देखेंगे। ये टीम काफी सिग्निफिकेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है और इनको इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो प्रोबेबली एवेंजर्स 5 या फिर सीक्रेट वॉर्स। आई थिंक सीक्रेट वॉर्स को ये लोग लेगेसी कैरेक्टर्स के लिए रिजर्व करके रखेंगे, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स 5। लेकिन हाँ, इसके बाद वाला जो सीन है मैं पर्सनली उसमें काफी एक्साइटेड हो जाता हूं, एंड दैट इज ब्लैक नाइट वाला। क्योंकि हम डेन विटमैन को देखते हैं जो अपनी तलवार एबोनी ब्लेड को उठाकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है और वो ब्लेड की होती है। हमको मार्शल अली का ब्लेड दिखाई नहीं जाता, लेकिन उनकी आवाज काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। अब इस पूरी चीज को सेटअप करने की कोशिश करी गई है ब्लेड मूवी के साथ में, और साथ ही साथ एक और मूवी जो कि मिडनाइट सन्स भी होगी। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि ये मूवी इटर्नल्स आई काफी पहले थी और उसके बाद से ब्लेड के साथ काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अभी भी डेन विटमैन ब्लैक नाइट ब्लेड मूवी में अपीयर हो पाएगा या नहीं? तो इसका जवाब है मुझे भी नहीं पता। काफी सारे स्क्रिप्ट में चेंजेस किए गए हैं। ब्लेड अभी भी एक पीरियड पीस है, मतलब पुराने टाइम में टेक प्लेस करेगी, लेकिन ब्लैक नाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको टाइम से फर्क नहीं पड़ता। मतलब ब्लैक नाइट कैप्टन अमेरिका की तरह एक मैंटल है। डेन विटमैन के जो पुराने फैमिली मेंबर्स थे वो इसी सेम मैंटल को कैरी करते आए हैं उस तलवार के थ्रू, और वो उसकी जनरेशन में पास डाउन हुई थी। तो इसी वजह से हो सकता है कि हम ब्लेड मूवी में भी किसी और ब्लैक नाइट को देखें जो डेन विटमैन का एंसेस्टर हो। एंड इसी वजह से ब्लेड उस शॉट में अपीयर होता है डेन विटमैन को तलवार उठाने रोकने से, कि मतलब आर यू श्योर यू वांट टू टच दैट स्वॉर्ड। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग ब्लेड को पुराने टाइम में डेन विटमैन के किसी एंसेस्टर के साथ देखें और फिर वो पूरा का पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन वहां पर जाकर कनेक्ट हो, जब वो डेन विटमैन को रोकने आए कि भाई उस तलवार को मत उठा, अगर तो उठाएगा तो तेरे ऊपर श्राप लग जाएगा, लेकिन फिर भी डेन विटमैन उसको उठा लेता है और फिर वो सारी की सारी चीज कनेक्ट हो जाए। मे बी आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग हियर। लेकिन हाँ, एक बात तय है, ब्लेड, ब्लैक नाइट और इसके अलावा और भी कई सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके ये लोग मिडनाइट सन्स की एक टीम प्लान कर रहे हैं, जो हमको आगे काफी जल्दी प्रोबेबली एवेंजर्स 5 के बाद सीक्रेट वॉर्स के पहले एमसीयू में देखने को मिलेगी, एंड आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर इट। और मानो ना मानो, लेकिन उसका पोस्ट क्रेडिट सीन हमको ब्लेड मूवी में दिखाया जाएगा। इसके बाद आता है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसमें हमने वेनम के पोलियो की बूंद वहीं पर छूट के गिरते हुए देखी थी, और उसका क्या हुआ उसके बाद किसी को भी अंदाजा नहीं है, लेकिन जितना समझ में आया है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये कहानी प्रोबेबली मुझे लगता है कि इसको मार्वल वाले अगले पार्ट में यूटिलाइज नहीं करने वाले। इसको जितना हो सके मार्वल अभी रोक के रखेगा, क्योंकि ये स्टोरी स्पाइडरमैन के ग्राउंडेड रियलिटी से जुड़ी होगी और इसमें लोग एलियन वेलियन का कुछ भी एसोसिएट नहीं करेंगे। प्रोबेबली इसको स्पाइडरमैन के 5th पार्ट के लिए बचा के रखना चाहेंगे। और क्योंकि ये वेनम बिल्कुल ही बेसिक ओरिजिन का है, तो ये नेगेटिव कैरेक्टर के शेड में अपीयर होता हुआ नजर आएगा हमको 5th पार्ट में। और क्योंकि ये स्पाइडरमैन एकदम बेसिक ओरिजिन का है, तो ये पहले स्पाइडरमैन पे चिपकेगा 5th पार्ट में, उसका ब्लैक सूट को ओरिजिन देगा, उसके बाद नेगेटिव शेड में भी अपीयर होता हुआ नजर आएगा। अनलाइक सोनी का वेनम जो टॉम हार्डी से चिपक गया और उसके बाद से सब अच्छे ही काम करता चला जा रहा है। क्यों बार बार पहुंच जाता हूं मैं, और पहुंच ही गया तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये सीन इन अ वे सोनी के वेनम को भी सेटअप कर देता है, वेनम के 3rd पार्ट को एक्चुअली, क्योंकि टॉम हार्डी का वेनम जो है एमसीयू की इतनी सारी नॉलेज को वहां से लेके गया है, तो हो सकता है कि सोनी वाले इसका इस्तेमाल करके कई सारे एमसीयू के ईस्टर एग्स को अपने यूनिवर्स में पटकना शुरू कर दे, क्योंकि दे जस्ट कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कि वो एमसीयू के इतने सारे ईस्टर एग्स को अपने यूनिवर्स में ना छोड़े। वो वल्चर को लेकर आ गए थे मॉर्बियस में, तो सोच के देख लो कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। फिर इसके बाद आता है मून नाइट। तो मून नाइट ऑब्वियसली एक बहुत ही
ओपन नोट पे खत्म होता है, जहां पर हमने पूरे शो भर उसकी 2 पर्सनालिटीज देखी थी, लेकिन उसके बाद हमको उसकी तीसरी पर्सनालिटी पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई जाती है, जेक लॉकली वाली, जो हमको पूरे शो भर पता था कि अंडरनीथ है लेकिन बाहर निकल के नहीं आ रही थी, और हमको पता है कि वो बहुत ही बैड टाइप की भी होगी। लेकिन उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद से कोई भी रिपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट मून नाइट की सीजन 2 को लेकर भी कोई अपडेट नहीं मिली है हमको, लेकिन हमको इतना पता है कि ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो मून नाइट के जो डायरेक्टर मोहम्मद दियाब है, वो अपनी कास्ट के साथ काफी टाइम पहले एक्चुअली इजिप्ट में घूम रहे थे इसकी लोकेशन को स्काउट करने के लिए। तो ये चीज प्रीटी ऑब्वियस है कि ये काम क्यों किया जा रहा था। उन लोगों ने एक छोटा सा वीडियो भी दिखाया था, और ये सीजन 1 का नहीं था, ये सीजन 2 के लिए ही किया जा रहा था। तो ये चीज काफी हद तक क्लियर थी कि लोग सीजन 2 पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पूरी मेजर सिचुएशन हुई उसके बाद से उन लोग के प्लान्स थोड़े बैक बर्नर पे चले गए होंगे, क्योंकि सीजन 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता उसका रामाटुट वाला वेरिएंट, लेकिन हमारे पोलार्ड भैया ने जो काम कर दिए हैं तो उसके बाद से उनको यूज नहीं किया जा सकता। So they might have something else in mind, और जब तक वो उस चीज को फिगर आउट नहीं कर लेते तब तक हम मून नाइट का सीजन 2 नहीं देख पाएंगे। जहां तक मुझे लगता है तो ये लोग पॉसिबली इसको एवेंजर्स 5 के बाद रिलीज करेंगे। दैट विल मेक अप अ वेरी गुड स्टोरी लाइन, क्योंकि हम एवेंजर्स 5 में कैंग का टेरर देख लेंगे तब तक, और उसके बाद हमारे पास सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स 5 के बीच में एक अच्छी खासी स्पेस होगी जिसमें ये लोग कैंग के टेरर के साथ मून नाइट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और तब मजा बन जाएगा सच में। एक्चुअली इमेजिन करके देखो। स्पीकिंग ऑफ विच, हम लोग आते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में। मुझे लगता है कि इससे सस्ता पोस्ट क्रेडिट सीन मार्वल वालों ने अपनी जिंदगी में नहीं बनाया होगा। यू हैड बेनेडिक्ट कम्बरबैच, यू हैड चार्लिस थेरॉन, और आपने इतनी सस्ती मस्ती करी है उनके साथ कि मैं बता नहीं सकता। खैर, जो कुछ भी था, इस पूरे के पूरे सीन में हम लोग क्लिया को देखते हैं जो उससे कहती है कि भाई डॉक्टर साहब, आपने जो करा है उसकी वजह से इनकर्जन होने शुरू हो गए और आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी उनको रोकने के लिए। और वो अपने ब्लेड से रियलिटी में एक टीयर करती है जिसके थ्रू वो दोनों निकल जाते हैं। पता नहीं कहां पर, देखने में लग रहा था कि डार्क डिमेंशन है, लेकिन वो वहां से बाहर निकलते हैं और उसके बाद से हमको डॉक्टर साहब दिखाए नहीं गए। अब जहां तक मुझे लगता है तो ये क्लियरली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का सेटअप है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगी कब, इसके बारे में कोई न्यूज नहीं है। और जितना पहले समझ में आ रहा था तो मार्वल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक करने का प्लान कर रहे थे, बिकॉज दे वांटेड डॉक्टर स्ट्रेंज 3 टू रिलीज बिफोर एवेंजर्स 5। लेकिन यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगले साल से एवेंजर्स 5 पे काम शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि एवेंजर्स 5 जो है वो अगले साल से शूट होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के आते पते नहीं है ब्रो। तो फिर ऐसे में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का क्या होगा? तो जहां तक मुझे लगता है तो ये लोग पहले एवेंजर्स 5 रिलीज करेंगे और उसमें डॉक्टर साहब नहीं दिखाए जाएंगे। सब लोग यही सोचने लगेंगे कि आखिरकार डॉक्टर साहब है कहां, इतनी क्राइसिस की सिचुएशन है लेकिन बंदा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। और हो सकता है कि इसमें छोटी मोटी ग्लिम्स दिखाई जाए और उसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे लगे इनकर्जन्स को रोकने में, जो वो एक्चुअली करने गए भी थे। ये होता है सीक्रेट वॉर्स के प्रीलूड में, टाइम रन्स आउट करके एक पूरी की पूरी कॉमिक बुक सीरीज थी जहां पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो इनकर्जन्स को रोकने के लिए ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बंदा अपनी आत्मा को बेच देता है। सो आई होप कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ ऐसे ही कांड करते हुए देखें, और जब एवेंजर्स 5 सीक्रेट वॉर्स में उनकी अपीयरेंस हो या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में, तो वे रियलाइज कि इसने बहुत सारी चीजें कर दी है। ही हैज लिटरली सोल्ड हिज सोल, और दुनिया, पूरे के पूरे यूनिवर्स, पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए ही हैज बीन थ्रू अ लॉट। लेकिन क्या वो काफी होगा? जानने के लिए देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज 3। फिर इसके बाद थॉर लव एंड थंडर, मेरा मतलब थॉर लव एंड थंडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको हरक्यूलिस दिखाया गया जो ज़ूस से बात करता है, मतलब ज़ूस उससे बात करता है कि लोगों का, इंसानों का भगवानों से विश्वास उठ चुका है, तो मेरे बेटे तुम्हें जाना है और एक बार फिर से इंसानों का भगवानों में विश्वास जगाना है, और इसका एक ही सोल्यूशन है, जाके थॉर को मारो। तो थॉर 5 मानो या ना मानो, इस पे मार्वल बात कर रहा है, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली प्रॉफिटेबल। जितनी भी हग्गू टाइप की पिक्चर थी वो प्रॉफिटेबल बनी है, तो मार्वल थॉर 5 पे प्लान कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। और जहां तक मुझे समझ में आता है तो इसका प्लॉट यही होगा कि थॉर और हरक्यूलिस आपस में फाइट करेंगे। नहीं, हरक्यूलिस इसका मेन विलन नहीं होगा, वो तो टाइका वाइटिटी पहले बन चुका। थॉर 5 का मेन विलन ऑफ कोर्स कोई और बनेगा, और एंड में थॉर एंड हरक्यूलिस आर गोइंग टू जॉइन फोर्सेस और उसको जाकर के हराएंगे। आई होप इतना वनीला प्लॉट ना बनाना। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, थॉर वर्सेस, ये सब हो चुका है। अब कुछ नया देखना है आपको, लेकिन फिर भी दिस इज व्हाट द प्लॉट लुक्स लाइक। और फिर उसके बाद ये कहानी कहीं ना कहीं सीक्रेट वॉर्स में जाके कनेक्ट होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स थॉर अगर सीक्रेट वॉर्स में अपीयर नहीं होगा तो फिर कौन होगा। लेकिन इसके बाद एक और सीन भी था जहां पर हम जेन फॉस्टर को वलहला में जाते हुए देखते हैं। मुझे लगता है कि ये सीन वो लोग सीक्रेट वॉर्स में यूज कर सकते हैं, जहां पर जेन एक बार फिर से रिटर्न करेगी वलहला से, क्योंकि नैटली पोर्टमैन ने रिसेंटली अपनी इच्छा जताई है वापस थॉर बनने की।
तो या माइटी थॉर एक कैमियो अपीयरेंस के लिए वापस लाई जा सकती है। फिर वकांडा फॉरएवर में हम छोटे तचाला को देखते हैं, प्रिंस तचाला को। आई डोंट थिंक ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन अभी इतना सिग्निफिकेंट होगा फिलहाल के लिए। ये लोग इसे सीक्रेट वॉर्स के बाद यूज कर सकते हैं, मतलब ये जो प्रिंस तचाला है इसको बड़ा करके ये लोग यूज कर सकते हैं रिकास्ट करने के लिए तचाला के कैरेक्टर को। अभी फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक ये कोई भी सिग्निफिकेंस का रोल प्ले कर सकता है। फिर आता है चियल, जिसके बारे में मुझे भूल जाना चाहिए था लेकिन अफसोस चाह के भी नहीं भुला सकते। तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में वो एबोमिनेशन को वोंग छुड़ा के लेके जाता है अथॉरिटीज से। पता नहीं क्यों, कहाँ यूज किया जाएगा, हो सकता है कि वो और स्टील केज मैचेस के लिए यूज करे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन हाँ, छुड़ा के लेके गया है तो देखते कहाँ यूज किया जाएगा। Who knows, maybe Shang-Chi 2। फिर आते हैं MCU के फेज 5 की पहली मूवी एंटमैन क्वांटमेनिया पे। इसके पोस्ट क्रेडिट को लेकर आई वाज जेन्युइनली एक्साइटेड। याद करो वो सीन जब क्रेडिट्स रोल होते हैं और हम लोग कैंग के उन सारे के सारे वेरिएंट्स को एक साथ हमारे सामने स्क्रीन पे देखते हैं। पहले 3 अपीयर होते हैं, इमॉर्टस, रामाटुट और स्कारलेट सेंचुरियन। समझ में भी नहीं आता, 2 तो पता नहीं कौन से थे, लेकिन उसके बाद जब पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स दिखाई जाती है, गूस बम्स वाला मोमेंट था। एक बार सोच के देखो, काउंसिल ऑफ कैंग्स वाला पूरा मोमेंट क्या ऑसम तरीके से पे ऑफ करता आगे एमसीयू में जाकर, अगर इसको सही तरीके से लिखा जाता तो। बट हाँ, अब सिंस चीजें चेंज हो चुकी हैं तो मुझे लगता है कि मार्वल वाले एक बहुत ही सॉलिड पिवट मारना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि इन गैंग्स के साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है रास्ते में आते आते ही सबका काम ढाल दिया जाए। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी और भी है कि मार्वल इन सारे गैंग्स को ही रिकास्ट कर ले। मतलब काफी अंडरस्टैंडेबल चीज है यहाँ से कि इन गैंग्स को रिकास्ट कर लिया गया। मतलब अब कोई दूसरा एक्टर आकर इन गैंग्स को प्ले करेगा और बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो कुछ भी होगा हमें इस साल के D23 में पता चल जाएगा। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, तो इसका पोस्ट क्रेडिट 2 है, जिसमें से सबसे पहले हम नई गार्डियंस की टीम देखते हैं। इसमें 4-5 मेंबर है। नई लड़की फाइला विल दिखाई जाती है, फिर उसके बाद एडम वॉरलॉक दिखाया जाता है, रॉकेट, ग्रूट तो वही के वही है। और मुझे लगता है कि ये वाली टीम हमको आगे बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलने वाली। हो सकता है कि एवेंजर्स 5 के चांसेस कम है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में कहीं ना कहीं रॉकेट और ग्रूट अपनी अपीयरेंस को दे सकते हैं, और मे बी एडम वॉरलॉक भी। लेकिन वही जो दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन है वो काफी इंटरेस्टिंग था, जहां पर हम स्टार लॉर्ड को अपने ग्रैंडपा के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं। ये सीन इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके एंड में लिखा था स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, एंड आई डेफिनेटली थिंक ही विल रिटर्न इन सीक्रेट वॉर्स। जब उसको रियलाइजेशन होगा कि एवेंजर्स 5 में एवरीथिंग हैज गॉन टू शिट, तो वो फिर अपने कपड़े एक बार फिर से पहनेगा, यूनिफॉर्म वगैरह, एंड ही विल कम बैक एज स्टार लॉर्ड। और सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक्स में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, स्पेशली स्टार लॉर्ड और ग्रूट का एक बहुत ही ग्रैंड लेवल का मोमेंट है, जो मैं अभी सोच रहा हूं तो मुझे गूस बम्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे रिवील करके स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। इट इज अ मोमेंट, और वो स्टार लॉर्ड और ग्रूट का, एंड इट इज प्रिटी एपिक बैडएस, और आप सोच भी नहीं सकते वो कब टेक प्लेस करता है। आई होप दे रिक्रिएट इट इन द मूवी। आई सीरियसली होप। वो बहुत तगड़ा मोमेंट है, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आई वॉन्ट स्टार लॉर्ड टू कम बैक। मजा आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूं, लोग थिएटर से उठ के पागल हो जाएंगे वो सीन देखकर। लेकिन इसके बाद आते हैं द मार्वल्स के ऊपर। तो मोनिका रैम्बो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि अपनी माताजी को देखती है, लेकिन क्योंकि वो अलग डायमेंशन, अलग रियलिटी में ट्रैप्ड है, तो वो उसकी माताजी है नहीं, वो है बाइनरी, जो एक्स-मेन टीम का पार्ट बन चुकी है। और फिर उसी सीन में बीस्ट की भी अपीयरेंस होती है, और हमको पता चलता है कि उस टीम में चार्ल्स एक्जेवियर भी। और ये पूरी की पूरी चीज काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि यहाँ पे हमको सेरेब्रो भी देखने को मिलता है, एटलीस्ट उसका दरवाजा तो। और ये देखकर मोनिका को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, फिर उसको हिट करता है कि वो दूसरी रियलिटी में है, और बीस्ट और बाइनरी तो ये बात समझ ही जाते हैं। अब ये सीन आगे जाकर कहां पर कनेक्ट होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जहां तक मुझे समझ में आता है, तो मार्वल वाले इसको बहुत ही स्मार्टली प्ले कर सकते हैं। मतलब जहां पर भी उनको इंकर्जन दिखाना होगा, वो इस सीन को उठाकर डाल सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, इस पूरी की पूरी टीम, मतलब इस पूरी रियलिटी के लिए चीजें इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। क्योंकि आप सोच के देखो, मारिया रैम्बो, जिसने अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, उसके दिमाग में ऑलरेडी एक ट्रॉमा रजिस्टर्ड है। तो फिर जब वो दूसरी बार अपनी मॉम को मरते हुए देखेगी, तो वो ट्रॉमा कितना ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। और ऐसे ट्रॉमास देखने में तो हर किसी को मजा आता ही है। तो फिर जब इंकर्जन होगा, तो फिर इस पूरे यूनिवर्स का खात्मा होना तो तय बात है। तो जहां तक मुझे लगता है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर दिस यूनिवर्स, दिस होल टीम। हर मॉम, मतलब उसकी मॉम तो है नहीं, लेकिन ये पूरे यूनिवर्स के लिए चीजें अच्छी नजर नहीं आ रही है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो ना, तो ये ना फॉक्स के एक्समैन है, ना ये अर्थ 838 वाले एक्समैन है। ये कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटी है। क्योंकि अगर ये 838 वाले एक्समैन होते, तो दूसरी रियलिटी से अगर कोई आया है, उसको देखते ही गोली से उड़ा देते ऑन द स्पॉट।
तो जो उनके साथ कांड हुआ था पिछली बार। फिर इसके बाद एको आया था, तो एको में भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधे के सीधे डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेकर कनेक्शन दिखाता है, क्योंकि उसमें किंगपिन को ये आइडिया मिल जाता है कि भाई मैं तो न्यूयॉर्क के मेयर के लिए खड़ा हो सकता हूं, ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं। एंड दैट साउंड्स प्रिटी डेंजरस फॉर आवर डेयरडेविल। तो हाँ, ये थे मार्वल के जितने भी पोस्ट क्रेडिट सीन्स हम लोगों ने अभी तक देखे हैं और जिनका अभी तक रेजोल्यूशन नहीं मिला है, जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे हैं। ऑलमोस्ट मतलब पिछले सालों में जितनी भी पिक्चरें आई हैं उनमें से किसी का भी ऑलमोस्ट रेजोल्यूशन नहीं मिला है, और उसके अलावा जितने भी मिले उनको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, वो काफी पहले की मूवीज हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि इसमें से बहुत सारी मूवीज का बहुत ही जल्दी रेजोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नए सवाल खड़े नहीं होंगे, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन्स जिन मूवी में रिजॉल्व होंगे तो उन्हीं मूवीज में दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी तो आएंगे, उनको कहां पे रिजॉल्व करोगे? उनके लिए भी 5-5 साल रुकना पड़ेगा क्या? यार आई होप दैट डजंट हैपन। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला रोस्ट वर्स्ट चेकआउट नहीं किया तो फिर उसकी लिंक यहाँ पर कहीं पे होगी, तो उसको देखना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन्स तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मॉर्बियस का पोस्ट क्रेडिट सीन 5 बार दिखा सकता हूं मैं आपको एक साथ लूप पे। देखना है क्या?